होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसे लीडर को जिस पर व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली कोई इल्जामात नहीं है, लेकिन कई बार अपनी पार्टी को डिफेंड करने के चक्कर में, अपनी सरकार को बचाने के चक्कर में ये कंट्रोवर्सीज में फंस जाते हैं और हमेशा खबरों में बने रहते हैं। प्लीज वेलकम भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी। और आज के इस खास प्रोग्राम के लिए जज के तौर पर हमने आमंत्रित किया है जनसत्ता के संपादक ओम थानवी को। ओम थानवी जी, आपकी अदालत में हमारे मेहमान भी हैं, जनता भी है, जज भी हैं। इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज ओम थानवी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे मनीष तिवारी पर, हम एक नजर डालेंगे इनके पॉलिटिकल करियर पर। भारत के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मनीष तिवारी का कांग्रेस से 32 साल पुराना रिश्ता है। कॉलेज में एनएसयूआई के एक्टिविस्ट मनीष तिवारी यूथ कांग्रेस से जुड़े और 1998 में यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट बने। इसके बाद मनीष तिवारी को एआईसीसी का सेक्रेटरी और फिर पार्टी का स्पोक्सपर्सन बनाया गया। मनीष तिवारी ने हर संकट में, चाहे 2G का स्कैम हो या कोयला घोटाला, रिटेल में एफडीआई का सवाल हो या फूड सिक्योरिटी का कानून, अपनी पार्टी का जबरदस्त बचाव किया। मनीष तिवारी को विरोधियों पर तीखे हमले करने में भी महारत हासिल है। लुधियाना से लोकसभा के मेंबर मनीष तिवारी पंजाब के एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। इनके पिता प्रोफेसर VN तिवारी आतंकवादी हमले में शहीद हुए थे। पेशे से वकील मनीष तिवारी आपकी अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी पर। आपकी अदालत में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मनीष तिवारी पर इल्जाम है कि इन्होंने राहत के नाम पर राजनीति की। मनीष जी, अभी हाल ही में उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई। कुछ लोगों का अंदाजा है कि 10,000 12,000 लोग शायद उसमें मरे होंगे। और आमतौर पर जनता चाहते कि ऐसी त्रासदी पर राजनीति ना हो, लेकिन 22 जून का आपका बयान मैंने देखा, उर्दू के अखबारों के संपादकों से आप बात कर रहे थे। आपने नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि ये डिजास्टर टूरिज्म पर गए थे और आपने कहा वो सोचते हैं वही रैम्बो हैं, इस तरह की सस्ती लोकप्रियता से बचना चाहिए। जो मदद करने गए थे उन पर ऐसे कटाक्ष। देखिए रजत जी, अगर इसको आप एक परिप्रेक्ष्य में देखें, 16 जून को ये प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड के लोगों के ऊपर इसका कहर बरसा। जिस दिन की आप बात कर रहे हैं वो एक संडे था, एक रविवार था, और उसी दिन सुबह एक अखबार में खबर छपी कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के 15,000 लोगों को 48 घंटे में निकाल लाए। उससे एक दिन पहले जब मैंने ब्रीफिंग किया था राहत कार्यों को लेकर, तो जो आंकड़े हमने लोगों के सामने रखे थे उनके हिसाब से पूरी भारत की जितनी एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर थी, आर्मी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और राज्य सरकार, सब मिलकर सिर्फ 10,000 लोगों को निकाल सके। तो ये बहुत ही एक अटपटी सी बात लगी कि एक व्यक्ति जो पद के कारण जिसको जिम्मेवारी दिखानी चाहिए, वो इस तरह का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है कि मैंने अकेले 15,000 लोग निकाल लिए। और इसमें और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब प्राकृतिक आपदा आती है तो वो ये नहीं देखती कि गुजराती कौन है और पंजाबी कौन है और मद्रासी कौन है और मध्य प्रदेश से कौन आता है। तो अगर आप मदद करने गए थे,
आप अगर ये कहते कि मैंने 15,000 भारतीय निकाल लिए तो मैं इस बात को स्वीकार कर लेता, चलो क्या कहते हैं थोड़ा सा आपने अगर फेंक भी दिया तो उसको नजरअंदाज कर देते। पर उनकी पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने पूछा नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने तो कभी ऐसा बयान नहीं दिया, कभी ऐसा क्लेम नहीं किया। देखिए, अगर उन्होंने ऐसा क्लेम नहीं किया तो जो खबर छपी थी, एक बहुत ही बड़े अखबार में वो खबर छपी थी, तो उसका खंडन तो ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना गुजरात सरकार की तरफ से दिखाई दिया। अगर वो कहते हैं कि उन्होंने ये ऐसा कोई क्लेम नहीं किया था और वो 15,000 लोगों को नहीं निकाल के लाए 90 इनोवा लगाकर, और उसके बाद उसी अखबार में 3-4 दिन बाद छपा था कि अगर वो 90 इनोवा 24 घंटे चलती और इतने दिन चलती तो जाकर इतने आदमी निकलते, तो अगर उनका इससे कोई वो मैथमेटिक्स तो मैंने सुना है आपका दिया हुआ था। देखिए, एक बात इस देश की बहुत अच्छी है कि इस देश का जो मीडिया है वो सूचना और प्रसारण मंत्री की बात भी नहीं सुनता। जो हमने परंपराएं पिछले 60 साल में डाली हैं, और इन परंपराओं का आदर करना चाहिए कि अगर किसी देश में सही तौर पर, असली तौर पर फ्री मीडिया है तो वो भारत है। आपने कहा कि बीजेपी के नेता सस्ती लोकप्रियता के लिए काम कर रहे थे। देखिए, एक तस्वीर मेरे पास में है, जो राहत के पैकेट भेजे गए हैं वहां पर आपदा के लिए, उनके ऊपर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीरें हैं। ये राजनीति नहीं है? अगर किसी व्यक्ति में ये ने उत्साह दिखाया कि जो पार्टी के अध्यक्ष हैं या पार्टी के उपाध्यक्ष हैं उसके ऊपर तस्वीर लगा दी, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई राजनीति करने का या उसका क्रेडिट लेने की कोशिश है। ये एक हर पार्टी, नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई कुछ कर दे तो वो क्रेडिट लेने की कोशिश है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर कोई करे तो वो क्रेडिट लेने की कोशिश है। पर रजत जी, ये तो गुजरात के मुख्यमंत्री के नाम पर किसी ने नहीं किया था, ये तो खुद उन्होंने किया था। अगर किसने मेरे नाम पर किया था? अगर आप पब्लिक रिलेशंस एजेंसी हायर करो और वो पब्लिक रिलेशंस एजेंसी आपके बिहाफ पर कुछ कर दे तो जिम्मेवारी आपकी बनती है ना। जहां तक इसका सवाल है, मैं आपकी बात बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि जब हमारे कार्यकर्ता और खासकर जो ज़मीनी कार्यकर्ता राहत की सामग्री मोबिलाइज करते हैं, उसको भेजते हैं, तो ज़रूर जो अगर उनके मन में एक इज्जत के भाव से, एक आदर के भाव से अपने अध्यक्ष की तस्वीर या अपने उपाध्यक्ष की तस्वीर ज़रूर लगा देते हैं। पर इसमें ऐसी कोई राजनीति या कोई सस्ती लोकप्रियता नहीं छिपी हुई, ये एक उनकी भावना है। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं। 1 जुलाई का आपका बयान है, आपने कहा क्या संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं को आपदा प्रभावित इलाकों में देखा गया? अब ये तो है चित भी मेरी पट भी मेरी। नरेंद्र मोदी जाएं तो आपत्ति करते हैं, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली ना जाएं तो भी आप आपत्ति करते हैं। हमको गुजरात के मुख्यमंत्री के उत्तराखंड जाने पर आपत्ति नहीं थी, जिस तरह के उन्होंने क्लेम किए उसके ऊपर आपत्ति। बहुत सारे लोगों के बयान मेरे पास में है कांग्रेस नेताओं के, जिनको आपत्ति थी उनके वहां जाने पर। देखिए, जहां तक कहते हैं बाकी बयानों का ताल्लुक है, आप उन लोगों से इसके बारे में स्पष्टीकरण या अदालत में बुला के पूछ सकते हैं। जहां तक मेरा सवाल है कि हमारे बाकी मुख्यमंत्री भी गए, आफ्टर ऑल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री गए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गए, आपके बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी गए। हमने और किसी के जाने पर ऊपर कोई टोका टाकी नहीं की, कोई आपत्ति नहीं की। पर अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत क्लेम किया है, उसको हमने जरूर, जैसे आपने सुषमा जी और अरुण जी का जहां तक ताल्लुक है, जरूर जब ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा होती है वहां पर अगर नेता प्रतिपक्ष जाएं उनको सांत्वना देने के लिए, तो एक अच्छी बात है। और ये परंपरा, अच्छी बात होती ये परंपरा, अगर आप देखिए श्रीमती सोनिया गांधी जी जब नेता प्रतिपक्ष थी, चाहे कालचुक हुआ, चाहे और कहीं पर कोई आतंकवादी हमला हुआ या प्राकृतिक आपदा हुई, हर जगह पहुंचती थी। उससे
ज़रूर जिन लोगों को आहत पहुंची है उनके आंसू पहुंचने में, उनको एक सहानुभूति देने में, अगर कहीं पर सरकार की तरफ से कोई खामी है राहत पहुंचाने में, उसको ठीक करने में आपकी एक बात विपक्ष बिल्कुल का। मैं सही मानता हूं कि उनको जाना चाहिए था, लेकिन उनको रोका किसने? भारत सरकार के होम मिनिस्टर ने। गृह मंत्री शिंदे साहब का बयान मेरे पास में है। उन्होंने कहा कि वीआईपी लोग लैंड होने से सब पुलिस वाले वीआईपी बंदोबस्त में लगते हैं, इसलिए मैंने विनती की थी। मैं खुद भी नहीं जा पाया और मैंने मना कर दिया था कि कोई भी ना जाए। रजत जी, ये तो वही, वो जाने नहीं देते और आप उनको कहते हैं नहीं जाते तो पकड़ेंगे। रजत जी, ये तो चित भी मेरी और पट भी मेरी जी। कि भाई गृह मंत्री का जो डिसिप्लिन है वो नेता प्रतिपक्ष पे तो लागू होता है, पर गुजरात के मुख्यमंत्री जो उनके चुनाव समिति के अध्यक्ष हैं या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर लागू नहीं होता। उन पर तो किसी का लागू नहीं होता। नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चित भी मेरी पट भी मेरी। जिसने जाना था वो चला गया, जिसने नहीं जाना था वो कहता है मैं गृह मंत्री के कारण नहीं गया। और आपने जो गया उसको भी पीटा और जो नहीं गया उसको भी क्रिटिसाइज किया। देखिए जो गया उसके जिस तरह के बयान थे, या जो माफ़ करना अगर मैं थोड़ी सी असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, जो फेंकने की आदत है उसकी आलोचना की थी। जहाँ तक जाने का सवाल था, हमने किसी के जाने पे टोका टाकी नहीं की थी। आपने कैबिनेट मीटिंग के बाद ब्रीफ किया था पत्रकारों को, कहा था कि जब लोगों को निकालने का काम पूरा हो जाएगा तब समीक्षा की जाएगी कहां कमी थी, कहां गलती थी जिसकी वजह से ये हुआ। काफ़ी दिन हो गए लेकिन कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल 19 या 20 जून की आप बात कर रहे हैं, जब ये सवाल उठने शुरू हुए थे कि ये प्राकृतिक आपदा क्यों हुई। जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके जो सदस्य वहाँ पर अभी भी देहरादून में डिप्लॉयड हैं, वो एक बार सब वापस आ जाएं। सरकार ज़रूर अथॉरिटी की बात करें मनीष जी, ये वो अथॉरिटी है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसका जिक्र आपने किया। 151 करोड़ रुपए का सालाना बजट है। अक्टूबर 2007 में ये बनी और 23 अप्रैल 2013 तक एक बार मीटिंग तक नहीं हुई। देखिए, जहाँ तक ये क्या डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे? देखिए, जहाँ तक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ताल्लुक है, जो उसके फुल टाइम मेंबर्स हैं, उनके फुल टाइम मेंबर्स अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करते हैं। आफ्टर ऑल जो नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स है उसको क्रिएट किया गया, वो एनडीएमए के अनुसार उनके नीचे काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि एनडीएमए बिल्कुल बेकार है या एनडीएमए ने बिल्कुल कोई काम नहीं किया। अगर आप इस प्राकृतिक अगर आप फैक्ट्स पर जाएंगे तो लगेगा नहीं किया। 30 राज्यों में सिर्फ 7 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई कमेटी बनाई है। नहीं, पर इसमें उन राज्य सरकारों की गलती है। बिकॉज देखिए, एक संघीय ढांचे में इनका तो काम से पूछना होगा ना, जब ये लोग आपस में ही नहीं मिलेंगे। देखिए, एक संघीय ढांचे में आपके जो प्राकृतिक आपदा से निपटने का कार्य है, तो वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के हिसाब से राज्य सरकार का बनता है। उसका एक कोऑर्डिनेशन करने के लिए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है। अब अगर कोई राज्य सरकार कहने के बावजूद, चिट्ठी लिखने के बावजूद, जाने के बावजूद ये उचित नहीं समझता कि मैं अपने प्रदेश में डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाऊं, तो फिर उस राज्य सरकार से सवाल पूछना चाहिए। उत्तराखंड सरकार को लेकर तो एक के बाद एक रिपोर्ट छपी हैं कि उन्हें वार्निंग दी गई थी, 2 दिन पहले बताया गया था, अलग अलग जगह से वार्निंग मिली थी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं इसका जवाब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दिया है कि हाँ, हमारे पास ये सूचना थी कि मौसम खराब होगा। पर रजत जी, कभी कोई व्यक्ति, और ख़ासकर पहाड़ों में जब अमूमन मौसम बदलता रहता है, बादल हो जाते हैं, बारिश आती है, फिर मौसम छट जाता है, कभी कोई व्यक्ति ये उम्मीद नहीं करता कि क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा और इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा हो जाएगी। अब उसमें प्रदेश सरकार की तरफ से अगर कोई खामियां रही हैं या वहाँ पे जो ज़िला प्रशासन है उसने उचित समय पे काम नहीं किया, उस सब का जो विश्लेषण है, जैसे मैंने आपको कहा, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से ज़रूर होगा। और उसकी जो बता सकते हैं जनता को कब तक ये पता चल जाएगा कि गलती कहाँ हुई, कमी कहाँ हुई, ताकि आगे ऐसा ना हो?
आप जो ये बात कह रहे हैं इसको मैं अपने संज्ञान में लेकर, क्योंकि मैं आपकी अदालत में कोई गलत वायदा नहीं करना चाहता, पर हाँ ये ज़रूर आपसे वायदा करता हूँ कि आपकी बात मैं सरकार तक ले जाऊँगा और सोमवार तक आपको ज़रूर बता दूंगा कि इसके विश्लेषण की जो इंटरिम रिपोर्ट है वो कब तक आ जाएगी, जिससे आप अपने दर्शकों को बता सकें। आपकी अदालत में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मनीष तिवारी पर इल्जाम है कि इनकी सरकार सीबीआई का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रही है। मनीष जी, बार बार बीजेपी के नेताओं ने यह कहा कि ये सरकार समर्थन जुटाने के लिए, पार्लियामेंट में अपनी मेजॉरिटी बनाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल करती है। देखिए, ये जो एलिगेशन है या ये जो लांछन है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है और हास्यास्पद है। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अगर किसी ने सीबीआई का दुरुपयोग किया है या उस दुरुपयोग में डॉक्टरेट हासिल की है तो वो एनडीए की सरकार थी। और मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूँ। ऐसी ही अदालत थी, जस्टिस वेंकट स्वामी की कमीशन। तहलका का जो खुलासा था उसके ऊपर वो जांच आयोग बना था, और जिस तरह से एनडीए की सरकार ने जो तहलका के प्रमोटर्स थे, उसके जो पत्रकार थे, उनके साथ बर्ताव किया था, उससे बड़ा उदाहरण गवर्नमेंट मशीनरी के मिसयूज़ का नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जब सीबीआई हरेन पांड्या के मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है और वो निष्कर्ष भारतीय जनता पार्टी या किन्हीं व्यक्तियों के अनुकूल होता है तो सीबीआई बहुत विश्वसनीय हो जाती है। और अगर सीबीआई ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है जो उनके अनुकूल नहीं है तो वो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन जाता है। तो चित भी मेरी और पट भी मेरी। आपकी सरकार को मदद कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव। 3 अप्रैल 2013 मुलायम सिंह यादव का बयान है, ये कैमरे पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है, जेल में डाल देगी, सीबीआई पीछे लगा देगी। देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी की मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत इज्जत करता हूं, पर अगर इस मामले को एक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक जनहित याचिका दायर हुई थी। उस जनहित याचिका के ऊपर अदालत के आदेश के ऊपर सीबीआई ने जांच शुरू की थी, और जो भी जांच की प्रक्रिया है वो अदालत और जांच एजेंसी के बीच में है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। डीएमके आपकी सहयोगी थी, आपकी सरकार चलाने में सबसे बड़ी पार्टी थी, उनके लोग सरकार में मंत्री थे। जिस दिन डीएमके ने समर्थन वापस लिया, अगले दिन सुबह करुणानिधि के बेटे के यहाँ सीबीआई की रेड हो गई। डीएमके ने जब इस सारे प्रकरण की जांच की तो डीएमके खुद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इसमें केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं था। किसी कार के मामले को लेकर या किसी कोई कार का इंपोर्टर था कि अगर मेरे को याद आ रहा है, उसके ऊपर जांच चल रही थी। विदेशी कारें, विदेशी कारें आयात करता था, उसके ऊपर जांच चल रही थी। और उन कारों को रिकवर करने में वो जो जांच एजेंसी है उसने 16-17 जगह गए थे। उनमें से एक जगह जो डीएमके के अध्यक्ष हैं, उनके जो ग्रैंडसन हैं, शायद क्या कहते हैं, उनके यहाँ पे भी पहुँच गए थे। तो इसलिए टाइमिंग देखिए ना, आज विड्रॉ किया और अगले दिन रेड। देखिए, मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो कानूनी प्रक्रिया है, जो जांच प्रक्रिया है, अगर आप उसको राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़ के देखेंगे तो रोज आप हर जांच एजेंसी के हर एक्शन को कोई ना कोई राजनीतिक रंग दे पाए। टाइमिंग हमेशा, देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर रेड का मतलब या आरोप पत्र दाखिल होने का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी दोषी हो जाता है। यूपीए सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल, रजत जी, राजनीतिक कारणों के लिए या राजनीतिक फायदा लेने के लिए नहीं करती। ये जो आरोप है बिल्कुल बेबुनियाद है। और ये आरोप सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स का नहीं है, आपके सहयोग का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई तो सरकार का तोता है। देखिए, ये मालिक की बोली बोलता है। देखिए, अब उच्चतम न्यायालय की जो टिप्पणी होती है, जिसको हम ऑबिटर कहते हैं, उसके ऊपर ना प्रतिक्रिया आप कर सकते हैं और ना मैं कर सकता हूं। मैं तो पूछ सकता हूं आपसे। हम दोनों के लिए उचित नहीं रहेगा।
पर जहाँ तक सीबीआई की स्वायत्तता का सवाल है, अगर आपको याद हो, मंत्री बनने से पहले जब मैं सांसद था तो मैंने खुद एक निजी बिल लोकसभा के समक्ष रखा था सीबीआई को एक लीगल अमली जामा पहनाने के लिए। और मेरा ये मानना है कि जो सरकार ने अब सिफारिशें की हैं और जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखी हैं, इससे सीबीआई की जो स्वायत्तता है उसको सुदृढ़ करने में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं प्रगति होगी। क्या आप इस बात से भी इनकार करते हैं कि इशरत के केस में नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए सरकार ने सीबीआई का इस्तेमाल किया है और उसमें भी टाइमिंग बिल्कुल सही है? एक तरफ वो कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बनेंगे, दूसरी तरफ ये केस शुरू। रजत जी, अगर आप गुजरात में जो घटनाक्रम या जो गुजरात में घटनाएं घटी हैं उसको एक परिप्रेक्ष्य में देखें, 2002 का नरसंहार हुआ, उसके बाद वहाँ पर एक नहीं अनेक फर्जी मुठभेड़ें हुई। उन फर्जी मुठभेड़ों को खुद गुजरात की सरकार ने हलफनामे पे उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया, इंटरिम कॉम्पनसेशन दी। तो इसका ये मतलब है कि वहाँ पर जो सरकार है और सरकार की जो इंस्ट्रूमेंटैलिटीज़ हैं वो बिल्कुल रोग हो गई थी, क्योंकि फर्जी मुठभेड़ का क्या क्या मतलब बनता है? फर्जी मुठभेड़ इज नथिंग एल्स एक्सेप्ट कोल्ड ब्लडेड मर्डर। भाई, आप किसी व्यक्ति को पकड़कर उसको गोली मार दो और उसे फर्जी मुठभेड़ कहो, इट इज नॉट फर्जी मुठभेड़, इट इज मर्डर। और इसके लिए जो व्यक्ति जिम्मेवार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, अगर लेकिन सच तो यह कि सीबीआई भी ये कहती है ये आईबी जो यूपी की सरकार है कि उसके अंडर काम करती है और गुजरात पुलिस जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर काम करती थी, उन दोनों का एक जॉइंट ऑपरेशन था। देखिए, तो दोष सिर्फ गुजरात सरकार पर आएगा या केंद्र सरकार पर भी कुछ चीटें आएंगी? देखिए, अगर आईबी के कुछ लोग या आईबी के कोई अधिकारी इसमें कथाकथित तौर पर इन्वॉल्व थे तो कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। आईबी के जो चीफ हैं आसिफ इब्राहिम साहब, उन्होंने गृह मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी क्या है? कंप्लेंट है। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस मामले की जिस तरह से जांच कर रही है इसका नुकसान देश की इंटरनल सिक्योरिटी को होगा। मैं ये नहीं कहता कि जो हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं या जो खुफिया एजेंसीज हैं वो कोई गलत काम करती हैं या कोई ऐसा काम करती है। वो तो ये कह रही है कि ये जो लोग थे, आईबी ऑपरेशन था, इट वाज बेस्ड ऑन ए टैप्ड कॉन्वर्सेशन बिटवीन टेरर ऑपरेटिव्स एंड देयर हैंडलर्स इन पाकिस्तान। ये आतंकवादी थे जो पाकिस्तानियों से लगातार बात कर रहे थे, प्रूवन टेररिस्ट थे जिनका लश्कर तौयबा में जिक्र है, उनके बारे में ये ऑपरेशन था। अब मैंने आपकी बात सारी स्वीकार कर ली कि कथाकथित तौर पर वो लश्कर तौयबा से संबंधित थे। वैसे उनके जो वालिद हैं और उनके जो आपके बाकी सखे संबंधी हों इस बात को नहीं मानते, पर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने स्वीकार कर लिया कि मान लिया कि हेडली ने एफबीआई के सामने कहा एलईटी के ऑपरेटिव्स थे। फिर भी क्या हमारा संविधान, क्या मानवीय मूल्य ये इजाजत देते हैं कि किसी व्यक्ति को आप दिन दिहाड़े खड़े करके बगैर उसका गुनाह साबित किए आप गोली मार दें? बिल्कुल। क्या कौन सा कानून इस बात की इजाजत देता है? देखिए, सवाल ये है कि अगर आपके पास उनके खिलाफ प्रमाण थे, आप उनको पकड़ते, आप उनको इंटेरोगेट करते, अदालत के पास लाते। आफ्टर ऑल आपने कसाब के खिलाफ कार्रवाई की है ना? इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति सिर्फ यह है इस पूरे केस का राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ कुछ टेलीफोन कॉल्स के बेसिस पर ये उंगली उठा रहे हैं मुख्यमंत्री पर या उस वक्त के होम मिनिस्टर। मुझे एक बात बताइए, ये अकेला मामला तो है नहीं। शराबुद्दीन का मामला है, कौसर बी का मामला है, तुलसीराम प्रजापति का मामला है। मैं वही बात कह रहा हूं कि 2002 के बाद और 2007 या 8 तक जब तक उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया और कार्रवाई नहीं की, गुजरात में जिस तरह की चीज़ें हो रही थी वो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। और अगर कोई सरकार उसमें या भागीदार थी या उसको कंट्रोल नहीं कर सकती थी, उसको उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये तो आपने नरेंद्र मोदी को अनारकली बना दिया। आईबी कह रही है कि हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, सीबीआई कह रही है तुम्हें जीने नहीं देंगे। देखिए, ऐसा है कि ना हम उनको अनारकली बना रहे हैं ना हमको सलीम बना रहे हैं। वही सीबीआई जो गुजरात में इतने एक्टिव होकर काम करती है, जब आपके राज्य के साथी हैं पवन बंसल,
उनकी इंक्वायरी जब करती है तो पवन बंसल को गवाह बना लेती है। उनके नेफ्यू ने 10 करोड़ रुपए की ब्राइब मांगी, उनके घर पर मीटिंग्स हुई, उनके टेलीफोन कॉल से मिनिस्ट्री में बात हुई। ये सारे सीबीआई के दिए हुए सबूत हैं, लेकिन मंत्री जी थे इसलिए शायद छोड़ दिया। देखिए, मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बताता हूं कि 1979 से लेकर और जब तक मैं लुधियाना नहीं गया 2004 तक, मैं और बंसल साहब चंडीगढ़ की राजनीति में प्रतिद्वंदी रहे। और जब कोई व्यक्ति आपका प्रतिद्वंदी होता है तो आप अपनी ड्यू डिलिजेंस बहुत ठीक तरह से करते हैं उसके ऊपर। मैं आपको ये बात कह सकता हूँ, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के ऊपर, कि पवन बंसल जी इस तरह के व्यक्ति नहीं है। अगर आपको मेरी बात पर एक, अब अदालत क्या फैसला अदालत क्या फैसला करती है नहीं करती है वो अदालत पे छोड़ते हैं, पर मैं जो एक अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मैं लाख खामियां और निकाल सकता हूं, पर मेरा यह मानना है, मेरा व्यक्तिगत तौर पे यह मानना है, हो सकता है कल अदालत किसी और निष्कर्ष पर पहुंचे कि वो इस तरह के व्यक्ति। मैं जिस तरह के व्यक्ति आप हैं, मैं जानता हूं कि आप गलत बात नहीं कहेंगे, राजनीति के लिए भी झूठ नहीं बोलेंगे, मैं इसका विश्वास करता हूं। एक सवाल, आप वकील हैं, सीबीआई ने यह कहा है कि पवन बंसल का कोई रोल नहीं था, उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर उन्हें गवाह क्यों बना लिया? रोल नहीं था, उन्हें क्या पता क्या हुआ था? देखिए, ऐसे किसी भी केस में आरोप पत्र पढ़ के उसको अपने संज्ञान में लेके कि उन्होंने क्या क्या उस आरोप पत्र में लिखा है और किन तथ्यों के ऊपर किसी व्यक्ति को गवाह बनाया है, किसी व्यक्ति को अभियुक्त बनाया है, उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। पर मैं आपको एक बात साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार और खास कर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कभी इस पक्ष के नहीं रहे हैं कि जो जांच एजेंसी का काम है उसमें दखलंदाजी की जाए। अब आपकी बात कैसे मानूं? एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ये सरकार का तोता है, आप कह रहे हैं इस्तेमाल नहीं करते, तो बड़ा मुश्किल है विश्वास। देखिए, ऐसा है कि जांच एजेंसी के जो कंक्लूजन्स हैं वो कोई फाइनल थोड़ी हैं। अ चार्जशीट इज एट बेस्ट an appreciation of the facts and circumstances as understood by the investigating officer. It is nothing more and nothing less. वो सही है या नहीं है उसका फैसला अदालत करती है। ये दोनों बातों में, चाहे वो पवन बंसल हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, दोनों पर लागू होता है। बिल्कुल दोनों पे लागू होता है, बिल्कुल दोनों पे लागू होता है। देखिए, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, चाहे पवन बंसल जी हैं, चाहे मैं हूं और चाहे आप हैं और चाहे कोई आम नागरिक है, भारत की ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहती है यू आर इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी, और वो सबके ऊपर लागू होता है। और इसमें क्या कहते हैं, जो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस देश की पत्रकारिता की बहुत इज्जत करता हूँ, इस जो हमारा एक फ्री सोसाइटी है उसमें विश्वास रखता हूँ, पर ये जो एक मीडिया ट्रायल है कि अ पर्सन इज कन्विक्टेड इवन बिफोर ही एंटर्स अ कोर्ट रूम, इस परंपरा से हमको बचना चाहिए, क्योंकि इससे भारत का लोकतंत्र कमजोर होगा। क्या सलाह है मीडिया को? मेरी सलाह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक सलाह यह है कि आप रिपोर्ट कीजिए, आप जो तथ्य हैं उनको रिपोर्ट कीजिए, उनको सेंसेशनलाइज मत कीजिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं रजत जी, क्योंकि आज जो मीडिया के ऊपर रेगुलेशन की बात हो रही है वो सरकार की तरफ से या किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं हो रही, वो अदालतों की तरफ से हो रही है। फैसले के बाद फैसला आ रहा है कि मीडिया को अपने ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। तो मेरा यह मानना है, और ये कोई सूचना और प्रसारण मंत्री के नज़रिए से नहीं, पर एक नागरिक के नज़रिए से यह मानना है कि अगर अदालत निरंतर और लगातार, और कई अदालतें ये बात कह रही हैं, तो इसके ऊपर मीडिया को एक आत्मचिंतन करना चाहिए। आपकी मैं बात से पूरी तरह सहमत हूं, करना चाहिए, लेकिन सरकार को भी और अदालतों को यह भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि उत्तराखंड की त्रासदी जनता के सामने ऐसे नहीं आती अगर मीडिया नहीं होता। दिल्ली में जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ उसका केस फास्ट ट्रैक में नहीं जाता अगर मीडिया नहीं होता। नहीं, आपकी बात सही है, इसके दो पहलू हैं, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसमें समन्वय बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि रिपोर्टाज नहीं होनी चाहिए, कोई व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि आप तथ्यों को, जिस तरह से उत्तराखंड की ट्रेजेडी को मीडिया ने रिपोर्ट किया है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं।
मीडिया के लोगों ने लोगों को खाना पहुंचाया, रास्ता दिखाया, बचाया, अपने बिछड़े परिवारों से मिलाया और कई जगह तो दाह संस्कार तक किया। नहीं, सिर्फ क्या कहते हैं उत्तराखंड की त्रासदी में नहीं, पिछले कई सालों से जब भी इस देश में सांप्रदायिक तनाव हुआ है, मीडिया ने एक बहुत जिम्मेवारी का रोल अदा किया है। पर उसके साथ साथ आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि कई ऐसे वाक्य हैं जहाँ पे जो सेंसेशनलिज्म या सनसनी का एलिमेंट है, अब वो टीआरपी की वजह से हो या किसी और वजह से हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, उससे पत्रकारिता को भी धक्का लगता है और इस देश के लोकतंत्र को भी धक्का। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, एबरेशन होते हैं, कई बार गलतियां होती हैं, लेकिन वो टीआरपी की वजह से नहीं होती, वो कई बार लोगों की नादानी की वजह से होती है। आपकी अदालत में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मनीष तिवारी पर आरोप है कि इनकी पार्टी नरेंद्र मोदी से डरती है। ये बात सही है कि आपकी पार्टी के सारे नेता पब्लिकली तो यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी गुजरात तक सीमित हैं, उनका कहीं असर नहीं है, अब वो आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, उनको कौन जानता है। देखिए रजत जी, ऐसा नहीं है कि हम गुजरात के मुख्यमंत्री से या भाजपा के किसी और नेता से डरते हैं, हम उनकी विचारधारा से ज़रूर डरते हैं। क्योंकि जब इस देश का बंटवारा हुआ था तो एक विचारधारा के ऊपर भारत बना था और एक विचारधारा के ऊपर पाकिस्तान बना था, और पिछले 64 साल में जिस विचारधारा पर भारत चला है वो फूली फली है, पनपी है, और जिस विचारधारा पर पाकिस्तान चला है वो विचारधारा बिल्कुल फेल हुई है, लोगों ने उसको नकारा है। एक बहुत ही इन्वर्स तरीके से, क्योंकि मेरी हिंदी कमज़ोर है, मैं हिंदी भाषी प्रदेश से नहीं आता, एक बहुत ही इन्वर्स तरीके से वो जो एक फेल्ड विचारधारा है उसको भारत पर थोपने की कोशिश की जा रही है, और उसके जो परिणाम हैं वो परिणाम भारत के लिए बहुत घातक होंगे, इस बात से ज़रूर हम लोगों को आशंका है। तो जो हमारी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो व्यक्तियों के साथ नहीं है, देखिए उनकी विचारधारा के साथ। आपके सहयोगी मंत्री हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 3 चुनाव जीते हैं, निस्संदेह वो अच्छा चुनाव प्रचार करते हैं। मोदी सिर्फ प्रबंधन के मामले में नहीं बल्कि हर स्तर पर कांग्रेस के लिए चुनौती है। देखिए उनकी विचारधारा इस भारत के लिए चुनौती है, क्योंकि जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो भारत की कल्पना है, उस भारत की कल्पना का जब ध्रुवीकरण होता है, चाहे राजनीतिक तौर पर या विचारात्मक तौर पर, तो वो धर्मनिरपेक्ष बनाम सांप्रदायिक होता है। तो इसलिए ये जो विचारधारा की लड़ाई है, ये तो पिछले 64 साल या उससे आज़ादी के पहले से चलती आ रही है। तो इसलिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आरएसएस हो, जो उनकी एक बहुसंख्यक विचारधारा है कि इस देश में मेजॉरिटेरियनिज्म होना चाहिए, उससे हमारा विरोध है। लेकिन ये विचारधारा ही है जिसने उनको गुजरात में 3-3 बार चुनाव जिता दिए। अभी हाल ही में चुनाव हुए, देखिए 6 सीटें जो कांग्रेस के पास थी हमेशा से, उन 6 की 6 सीटों पर अभी एक महीना पहले। देखिए चुनाव और उपचुनाव में फर्क करने की जरूरत है, और मैं आपको ये बात बताता हूँ। 2002 में हम गुजरात का चुनाव हारे, 2004 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 26 में हम 12 सीटें जीते, 2007 में हम गुजरात में विधानसभा का चुनाव हारे, 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 14 सीट जीते। तो इसलिए लोग फर्क करते हैं, प्रदेश में वो किस तरह का नेतृत्व चाहते हैं, आपके केंद्र में किस तरह का नेतृत्व चाहते हैं, उसमें फर्क करते हैं। और उसमें ज़रूर जो एक बहुसंख्यक विचारधारा या जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, वो कई प्रदेशों में उनको फ़ायदा पहुंचाती है, और कई प्रदेशों में जहां पर लोग अभी भी भारत की जो मूलभूत कल्पना है उससे जुड़े हुए हैं, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, प्लूरलिस्टिक आइडिया ऑफ इंडिया, वहां पर उनकी खेती नहीं हो पाती। देखिए सोशल मीडिया की बात करें, इस देश में 65% यूथ है, बहुत करोड़ों संख्या में लोग जुड़े हैं सोशल मीडिया से। आज ही मैंने अखबारों में पढ़ा कि ट्विटर में नरेंद्र मोदी के फॉलोअर सबसे ज़्यादा हैं। अब वो 18 लाख से ज़्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं। वो जो 18 लाख हैं वो व्यक्ति हैं कि वो कॉल सेंटर से क्रिएट की हुई वर्चुअल आइडेंटिटीज हैं, इसको जांच करने की जरूरत है। पर अगर सोशल मीडिया इतना ही महत्वपूर्ण होता तो कर्नाटक में जादू क्यों नहीं चल जाता? तो इसलिए
ये एक लेकिन मैंने प्रचार तो सुना प्रसार का साधन है। मैंने सुना है कि आप अपनी पार्टी के लिए सोशल मीडिया को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए इसके लिए एक बड़ी योजना बना रहे हैं, एजेंसीज प्रेजेंटेशंस कर रही हैं इसके लिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा। सिर्फ पार्टी के लिए ही नहीं, सरकार के लिए भी हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो आने वाला युग है, उस आने वाले युग में प्रिंट, ब्रॉडकास्टिंग, जो ट्रेडिशनल मीडिया है, उसके साथ साथ न्यू मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। आपने इन्वेस्टिगेट किया, जानने की कोशिश की कि कैसे नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया में ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर लिया अपना? अगर आप किसी दिन मौका देंगे तो मैं आपको क्या कहते हैं, वो जो विजुअल एविडेंस है वो दिखा दूंगा कि जो कॉल सेंटर्स हैं और जो बेसमेंट्स में फैसिलिटीज क्रिएट की गई हैं, वो तो सारी चीज़ें सार्वजनिक हैं। अब जो यहाँ जनता बैठी है इससे पूछते हैं ये लोग क्या सवाल पूछना चाहते हैं। जी हाँ, आप यहाँ कांग्रेस के मैं कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता गिना जाता हूँ, और आपके मंत्री लवली जी भी अच्छी तरह जानते हैं और संदीप दीक्षित भी जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं और नज़दीक आ रहे हैं, आप लोग टिकट जो बांटते हैं किस बेस पे बांटते हैं? पैसे के बल पे बांटते हैं, या कार्यकर जो ज़मीन से जुड़ा उससे बांटते हैं, या गुंडागर्दी से बांटते हैं? मुझे आप ये जब सवाल बताएं। नहीं, आपका जो दुख और दर्द और संवेदनशीलता है, मैं उसको पूरी तरह से समझ रहा हूँ, पर अगर हम टिकट पैसे पे बांटते होते, हम टिकट गुंडागर्दी पर बांटते होते, तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। आपकी अदालत में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मनीष तिवारी पर आरोप है कि इनकी सरकार वोटों के लिए जल्दबाजी में फैसले कर रही है। जब से ये फूड सिक्योरिटी बिल आया है ऑर्डिनेंस के तौर पर, तब से लग रहा है कि अब चुनाव कुछ जल्दी होने वाले हैं। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव मई 2014 में ही होंगे। ऐसे दल जो आपको वोट दे रहे हैं, आपका समर्थन कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जैसे लोग, उनको भी इस बात की परेशानी है। एक नेता ने मुझे कहा कि मनीष जी से ये आप ज़रूर कहिएगा कि इतनी जल्दी क्या है गौरी साजन के घर जाने की, सखियों के साथ बैठ जरा कुछ बातें हैं समझाने की। जिसने भी आपको ये बात कही उसकी तुकबंदी की मैं कदर करता हूँ, पर वास्तविकता ये है, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का भी ताल्लुक है, उनकी कुछ आशंकाएं थी कि जो भारत का कृषि क्षेत्र है उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, पर कृषि मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर भी और वैसे भी बहुत ही व्यापक तौर पर इस बात को साफ किया है कि इस देश में खाद्यान्न का भंडार है और खाद्यान्न का भंडार उक्त है इसको क्रियान्वित करने के लिए। और अगर कहीं पर खुदा ना खास्ता किसी वर्ष ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई सूखा पड़ जाए, फिर भी इस देश में जिस तरह का भंडारण है, हम में ये क्षमता है कि जो हमने लोगों के साथ वायदा किया है उस वायदे को हम पूरी तरह से क्रियान्वित करेंगे। दो मूल आपत्तियां हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे देश में इस तरह के कानून की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि भूख से मरने वालों की संख्या सिर्फ 4% है, लेकिन 40% लोग कुपोषण का शिकार हैं, वो मरते हैं मेल न्यूट्रिशन से। तो ज़रूरत तो है मेल न्यूट्रिशन को ठीक करने की, बजाय इसके कि उनको सस्ता अनाज देने की। आज आपकी अदालत में हम वायदा करते हैं कि ये एक बार ये अध्यादेश पारित हो जाए तो जो बाकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे उसमें नमक है, चाहे उसमें तेल है, पीने उसको का भी पानी, इसमें साफ जोड़ेंगे। पीने का पानी नहीं मिलने से लोग मरते हैं, हॉस्पिटल की सुविधा न होने से लोग मरते हैं। जो फिगर्स मेरे पास में हैं, हर तीसरी गर्भवती महिला पर्याप्त आहार न मिलने के कारण खून की कमी से पीड़ित है। अगर बच्चों की बात करें तो ये यूनिसेफ के आंकड़े हैं, हमारे देश में हर घंटे में 180 बच्चे कुपोषण की वजह से मौत का शिकार होते हैं। आपकी बात सही है, मैं इससे क्या कहते हैं कोई भाग नहीं रहा या इससे इसमें कोई अंतर नहीं करना चाह रहा। आपकी बात बिल्कुल सही है, कुपोषण एक समस्या है और कुपोषण से निपटने के लिए जो पहला मूलभूत और बुनियादी कदम है वो लोगों को जो बुनियादी अनाज है, जो उनका रोज़ का भोजन है, वो मुहैया करवाना है। तो अगर उसमें भी लोगों का शक है। उनका कहना है कि ये जो मुहैया कराने के लिए जो सिस्टम होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, वो तो वैसा का वैसा ही है।
और ये तो खुद राजीव गांधी ने कहा था, अभी राहुल गांधी भी कहते हैं कि जनता तक वो पैसा पहुंचता ही नहीं, जनता तक वो अनाज पहुंचता ही नहीं, 1/3 उसमें से बीच में से ही लोग खा जाते हैं। देखिए रजत जी, ये डिपेंड करता है कि किस प्रदेश में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो कैसी है। ये खाद्यान्न का कानून बन जाएगा और लोग अदालत में जा सकेंगे उस कानून को एक्शन करने के लिए कि भाई जो हमको मुहैया करवाया जाना चाहिए वो हम तक पहुंच नहीं रहा, इससे एक दबाव राज्य सरकारों पे। विरोधी दल है खासतौर से बीजेपी, उसका ये शक तो सही है कि कांग्रेस ने ये ऑर्डिनेंस इसलिए लाया कि उसे वोट मिल जाए, फूड सिक्योरिटी से ज़्यादा इसमें वोट सिक्योरिटी का सवाल है। अगर भारतीय जनता पार्टी सही में राष्ट्रहित को दलहित से ऊपर रखती हो तो मेरा यह मानना है उनको इस अध्यादेश का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उनको इसमें भागीदारी डालनी चाहिए, ना कि इसकी आलोचना करें। क्योंकि अगर उसकी आलोचना करेंगे तो इस देश को पता लगेगा कि कौन व्यक्ति और कौन राजनीतिक दल उनके साथ खड़ा है और कौन खिलाफ खड़ा है। लेकिन आपने मेरे इस सवाल का जवाब भी दिया, फूड सिक्योरिटी के साथ साथ वोट सिक्योरिटी भी कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक वोट का सवाल है रजत जी, लोकतंत्र में जो जनता है वो भगवान का रूप होती है, और जब 2014 आएगा जो जनता फैसला करेगी हम उसको स्वीकार करेंगे। अगर हमको एक बारी फिर मौका देगी सरकार बनाने का, सरकार बनाएंगे, जो वायदे किए हैं उनको पूरा करेंगे। अगर किसी और को मौका देगी तो हम उनका रचनात्मक समर्थन करेंगे। ये तो लोकतंत्र का चक्र है, घूमता रहता है। मैं माननीय महोदय से ये सवाल करना चाहूँगी कि मैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई हूँ और मैं जानती हूँ ज़मीनी हकीकत क्या है। तो मनरेगा की अगर बात करें तो वहाँ पर जितना भी राशि आती है अकाउंट्स में, उसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितनों का भी नाम है, वो बाद में ये पता चलता है कि उतने में से आधे लोग तो अल्लाह को कब के प्यारे हो चुके हैं, लेकिन उनके नाम से मनरेगा स्कीम चल रही है और राशि उनके अकाउंट्स में जारी है, और जितना जो राशि है वो आधे बिचौलिए जो हैं वो खा जा रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे कि मनरेगा स्कीम कितने हद तक सफल है? मनरेगा के पैसे का जो वितरण है वो उस गांव की पंचायत के द्वारा किया जाता है। अब अगर उस किसी गांव में और या जिस इलाके से आप आते हैं उसमें इस तरह के लोग हैं जो गरीबों के पैसे का भी गबन करते हैं, तो ज़रूर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा ही डर फूड सिक्योरिटी को लेकर है, ये खाना आम आदमी तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसको लेकर लोगों के मन में शक है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है रजत जी की, जो लास्ट माइल है, जब कोई भी सरकार की स्कीम सरकार का छोर छोड़ती है और लोगों तक पहुंचती है तो वो बीच में कहीं पर आलोप हो जाती है। और आज जो सबसे बड़ी चुनौती इस देश के सामने है, और सिर्फ हमारे सामने नहीं, हर राजनीतिक दल के, हर प्रशासक के सामने है, कि वो जो लास्ट माइल है उसको किस तरह ठीक किया जाए। और इसीलिए जो 1,25,000 करोड़ में से जनता पर सिर्फ 25,000 करोड़ पहुंचेगा, 1 लाख करोड़ गायब हो जाएगा। इसीलिए जो दूसरी स्कीम सरकार ने शुरू की है डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर की, कि देखिए खाद्यान्न तो आप फिजिकली डिलीवर आपको फिजिकली डिलीवर करना पड़ेगा, पर जो पैसा है, जो डीबीटी के माध्यम से हम लोगों को पैसा पहुंचाएंगे, उसका मकसद यही है कि अगर 1 रुपया दिल्ली से भेजा जाता है तो 1 रुपया लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हमारा मानना है उसके भी मेरे पास आंकड़े हैं। अरुणा रॉय जो सोनिया गांधी की करीबी मानी जाती हैं, एनएससी की मेंबर रही हैं, उन्होंने कहा कि अजमेर में उन्होंने पता किया 35,000 लोगों के लिए पैसा भेजा गया, सिर्फ 150 लोगों तक पहुंचा। देखिए, मैं उसका आपको दूसरा उदाहरण दे देता हूं। मेरे बगल वाले ज़िले में जो सरकार ने 51 ज़िले चुने थे, हमारा बगल वाला ज़िला है फतेहगढ़ साहब, उसको भी चुना गया था इसके पहले चरण में, और वहाँ पे जो अनुभव रहा है वो अच्छा रहा है कि जो सरकार ने यहाँ से पैसा भेजा वो पैसा लोगों तक पहुँचा, क्योंकि हमारी ये मंशा है कि जब पैसा बटे एक समान तभी होगा भारत महान, और यही डीबीटी के पीछे मंशा है। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी पर। हमने उनसे पूछा कांग्रेस पार्टी के बारे में, हमने उनसे पूछा सरकार की स्कीम्स के बारे में, हमने उनसे पूछा उत्तराखंड की त्रासदी और सीबीआई के मिसयूज के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जनसत्ता के संपादक ओम थानवी के फैसले का। मुझे यहाँ पर यह रूप धारण करने का मौका कई बार मिला है, पर पहली बार मैंने आज शायद ये सुना कि
जनता के वकील ने ये कहा कि जो मुलजिम सामने हैं उनके खिलाफ कोई उनके पास में आरोप नहीं है सीधे सीधे। मैं इस बात के लिए मनीष तिवारी को बधाई देता हूं कि ऐसे दौर में वो अभी तक पाक साफ हैं और पाक साफ रहेंगे। जो आरोप लगाए गए वो सरकार पर थे और जैसा कि उनका फ़र्ज़ है उन्होंने उनका बचाव किया और अच्छा मुझे लगता है उन्होंने बखूबी किया और अच्छी हिंदी में किया। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब से आता हूँ, हिंदी मेरी अच्छी नहीं है, मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छी भाषा में बचाव किया। और एक चीज़ जो है जिसका गिला अदालत को है कि मनीष तिवारी हंसते कम हैं और मुस्कुराते भी हैं तो थोड़ा व्यंग्य में मुस्कुराते हैं। अदालत की यही सलाह है कि वो हंसें, प्रतिपक्ष पर भी हंसें और कभी पक्ष पर भी हंसें। हमें उम्मीद है कि मनीष तिवारी आपकी अदालत के इस मुकदमे के बाद मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, अपने पर भी और प्रतिपक्ष पर भी। और उम्मीद करते हैं कि इनके जैसे और नेता देश में हो और इन्होंने जो कुछ कहा उसमें सच्चाई कितनी है इसका फैसला देश की जनता को यानी आपको करना है। हमारी मुलाकात आज से अगले हफ्ते होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।